हेलो बच्चों, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th फिजिक्स का एक नया टॉपिक। तो ये है अपना फिजिक्स स्टडी का यूट्यूब चैनल। आज अपने बेटा स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन की गति के समीकरण। तो देखिए, न्यूटन की गति के तीन समीकरण होते हैं। उनकी व्युत्पत्ति जो है वो दो मेथड से हो सकती है। पहला मेथड द ग्राफिकल मेथड, कि ग्राफीय विधि से न्यूटन की गति के समीकरण को समझाइए। अब दूसरा ये भी हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ ले कि कलन विधि से समझाइए। तो दो प्रकार के मेथड हो सकते हैं। तो अपने पहला मेथड कर रहे हैं ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से न्यूटन के गति के समीकरण। देखिए, ग्राफीय विधि से न्यूटन के गति के समीकरण देखते हैं। अगर ग्राफीय मेथड से आपको इनको प्रूव करना है, तीनों इक्वेशन को, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ की बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है। कि अगर मैं यहाँ ग्राफ बनाता हूँ, मान लीजिए कि इस टाइप का कोई ग्राफ है, प्रोपोर्शनल का ग्राफ, इधर एंगल थीटा बन रहा है। इस एक्सिस पे आपको दिया है या तो दूरी दी है या विस्थापन दिया है, डिस्टेंस दिया है या फिर डिस्प्लेसमेंट दिया है। इधर आपको समय दिया है, टाइम दिया हुआ है। तो देखिए, यहां अगर ऐसा ग्राफ बना हुआ है, अगर इसके जैसा ही मैं एक ग्राफ बनाता हूं, यहां भी कुछ एंगल थीटा लेट कर लीजिए। इधर आपको दिया है कुछ, मान लीजिए वेग या चाल, इधर दिया है समय, वेलोसिटी, स्पीड, और इधर टाइम। तो देखिए, ग्राफ से आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे मिल सकती हैं। कोई भी ग्राफ अगर ड्रॉ किया हुआ है तो वहां से दो फिजिकल क्वांटिटी मिलने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अगर मैं बात करूं कि ये ग्राफ बना हुआ है, तो एक तो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है कि जो भी इधर शेप बन रही होती है उसके एरिया से, जो आकृति बन रही है उसके क्षेत्रफल से। तो यहाँ बन रहा है क्या, त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, एरिया निकाल दो। अगर एरिया फाइंड करता हूं तो क्या मिलना चाहिए, देखिए 1/2 क्या आएगा, कुछ आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार तो ये हो गया और ऊंचाई ये होगी। ऊंचाई पे क्या आना चाहिए, वेग। तो ये वेग। इधर अगर आधार की बात करूं तो क्या आएगा, समय। तो वेग गुणा समय से आपको क्या मिलेगा, देखिए, या तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे विस्थापन या फिर दूरी। एक फिजिकल क्वांटिटी मिल गई आपको, किससे मिली, इसके क्षेत्रफल से मिली। कि जो भी आकृति इधर बन रही है उसके क्षेत्रफल से अपने को एक फिजिकल क्वांटिटी, एक भौतिक राशि मिल गई। अब दूसरी जो है भौतिक राशि आपको मिल सकती है इसकी ढाल से, रेखा की ढाल से। ढाल को लिखते हैं स्मॉल एन से या फिर tan थीटा से। अब देखो, अगर आपको ढाल निकालनी है, tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो tan थीटा किसके बराबर होगा, देखिए थीटा बराबर क्या होता है, लंब, और 90 के सामने करण, तो ये बच गया आधार। अगर लाल बटे कक्का से देखा जाए तो tan थीटा की इक्वल क्या आएगा, लंब बटा आधार आएगा। तो लंब बटा आधार से क्या बनने वाला है, देखिए लंब तो क्या है, वेग, और आधार जो है वो क्या है, कुछ समय। तो ये क्या बन गया, वेग बटा समय। क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट शॉर्ट में याद रखने के लिए, वाई एक्स बटा में एक्स अक्ष, वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस। तो वेग बटा समय से आपको क्या मिल गया, त्वरण। त्वरण, देखिए दो फिजिकल क्वांटिटी मिली। एक तो आपने क्षेत्रफल से निकाल ली, जो भी आकृति बन रही थी, क्या मिला, विस्थापन या दूरी, कोई भी भौतिक राशि मिली। एक यहाँ पे क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा। किससे मिला, रेखा की ढाल से मिला। ऐसे ही कुछ इसमें पॉसिबिलिटी रह सकती है कि अगर एरिया निकालोगे, क्षेत्रफल निकालोगे, क्षेत्रफल से आपको क्या मिलेगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, मतलब विस्थापन गुणा में समय। तो विस्थापन गुणा समय से कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको नहीं मिलती। ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरी ढाल की, स्लोप की, तो tan थीटा फाइंड करेंगे। tan थीटा किसके बराबर आएगा, विस्थापन बटा समय की, या दूरी बटा समय भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, या तो वेग मिल जाएगी या फिर चाल मिल जाएगी। देखो, यहाँ भी पॉसिबिलिटी क्या रही कि दो फिजिकल क्वांटिटी मिल सकती थी, लेकिन इससे एक ही मिली, क्योंकि विस्थापन गुणा समय कोई भौतिक राशि नहीं होती। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी अपने इसका ग्राफिकल मेथड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करें और नोट करें। ठीक है, देखिए अब हमने इसको प्रूव करते हैं ग्राफिकल मेथड से, न्यूटन की तीनों इक्वेशन को प्रूव करते हैं।
देखिए ग्राफिकल मेथड से अगर अपने तीनों इक्वेशन प्रूव करना चाहते हैं, मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, वो पहले किसी इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक चाल से चल रहा था, जिसको मैं u से रिप्रेजेंट करूंगा। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया और कुछ समय पश्चात, जैसे मान लीजिए कि t समय तक, उसका वेग जो है वो बढ़ के v हो गया। पहले वेग u था, फिर उसका वेग v हो गया। तो मैं इधर ग्राफ बना रहा हूँ, ये ओरिजिन है। इधर इधर तो मैं वेग लूंगा, इधर मैं समय लूंगा। इधर वेग, कोई पार्टिकल चल रहा था, पहले उसका वेग u था, तो ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट ना होगी, यहां से स्टार्ट होगा कि पहले उसका कुछ ना कुछ वेग था, u वेग था। अब बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, तो जैसे टाइम t हो गया, मान लीजिए कि इतना टाइम t हो गया, तो t टाइम पे इसका वेग जो है वो v हो गया। तो यहां मान लेते हैं कि वेग कितना हो गया, v हो गया। पहले u था, फिर v हो गया। ठीक है, और ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, समांतर है। इधर से मैंने यहाँ पे एक लंब डाल दिया, मान लीजिए इतना टाइम टी था। तो देखिए ये जो एंगल बन रहा है, इसको मैं बोल रहा हूँ कि थीटा एंगल है, ये स्लोप है इसकी। तो यहाँ से ऐसी कुछ चीजें अपनों ने मानी है कि पहले इसका वेग u था, फिर जैसे टाइम बढ़ता गया, t टाइम हो गया, तो इसका वेग u से बढ़कर v हो गया। इसको u को तो बोलेंगे अपने प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, और v को अपने बोलेंगे अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। ये कुछ अपने ने चीजें लेट की है। और जो पार्टिकल है वो एक समान त्वरण से गति कर रहे हैं, एक समान त्वरण से। ये कुछ चीजें अपने ने मान ली। और जो इसको टाइम लगा, टाइम जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो से t समय तक। ठीक है, ये कुछ चीजें अपनों ने मान ली। तो देखिए यहां से अगर मैं ये ट्राइंगल देखता हूँ, इसको कुछ भी नाम भी दे सकते हैं, हम डायरेक्ट देखना चाहें डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो ये जो इधर ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया फाइंड करूं, अभी देखा आपने कि कोई भी ग्राफ होता है उसका अपने एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया फाइंड करेंगे तो आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, किस किस के बिटवीन ग्राफ है, वेग और समय के बीच में ग्राफ है। तो वेग और समय में अगर मैं एरिया निकालता हूं तो आपको क्या मिलना चाहिए, दूरी या विस्थापन मिलना चाहिए। ठीक है, अगर मैं स्लोप फाइंड करता हूँ, ढाल फाइंड करता हूँ, तो ढाल से क्या चीज मिलनी चाहिए, वाई एक्स बटा में एक्स एक्स। तो वाई एक्स पे क्या है, वेग, और एक्स एक्स पे क्या है, समय। तो वेग बटा समय से क्या मिलेगा, आपको त्वरण मिलेगा। तो ये चीज आपको पता है पहले से कि अगर मैं स्लोप फाइंड करता हूं तो मुझे त्वरण की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए ट्राइंगल में, त्रिभुज में ढाल या रेखा की ढाल, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, त्वरण के बराबर मिलेगा, आपको त्वरण मिलने वाला है। अगर इस त्रिभुज में मैं tan थीटा फाइंड करता हूं तो क्या मिलना चाहिए, y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस। तो y एक्सिस कितनी होगी, देखिए ये पूरा कितना है, v है, ये पूरा v है, और ये इतना u है। तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, कि ये v माइनस में u बच गया। तो y एक्सिस पे तो क्या आ गया, v माइनस में u, अपॉन में x एक्सिस पे क्या आ गया, ये टाइम t के बराबर है। अगर ये t है तो ये भी क्या होगा, t होगा। देखो ये इतना t है तो ये भी t होगा। तो क्या बना, y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस क्या बन गया, v माइनस u अपॉन में t के इक्वल। त्वरण को मैं a से लिख रहा हूं, तो a बराबर कितना आ गया, v माइनस में u बाई t। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो a t इज इक्वल्स टू कितना बन गया, v माइनस में u। v को एक साइड रखो, u को इधर भेज दो, तो ये क्या बन गया, v इज इक्वल्स टू u प्लस में a t। देखो क्या यही इसका फर्स्ट इक्वेशन होता है, इक्वेशन फर्स्ट। तो अपनों ने क्या कर दिया, न्यूटन की गति का जो प्रथम समीकरण है, पहला समीकरण है, वो फाइंड कर लिया। अब देखो अगर दूसरा इक्वेशन अपने को फाइंड करना है, दूसरा समीकरण फाइंड करना है, तो आपने अभी देखा कि अगर मैं एरिया फाइंड करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, विस्थापन मिलेगा। अब दूसरा समीकरण क्या बताता है, विस्थापन को ही बताता है। तो अपने क्या निकालेंगे, आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल। आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या मिलने वाला है, विस्थापन मिलने वाला है। ये आपको पहले से ही पता है, विस्थापन।
तो विस्थापन बराबर होगा आकृति के क्षेत्रफल के। कौन कौन सी आकृति दिखाई पड़ रही? एक तो इधर त्रिभुज दिखाई पड़ रहा, ये वाला, ये त्रिभुज आपको दिख रहा, एक यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिख रहा, आयत दिख रहा। तो इतनी आकृति का अगर क्षेत्रफल निकाल लोगे आपको विस्थापन मिल जाएगा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने और आयत का क्षेत्रफल निकालने आपके पास विस्थापन आ जाएगा। विस्थापन को लिखेंगे एस से, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना आएगा? 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई। तो आधार तो ये है v माइनस में u इंटू में, सॉरी आधार ये t है, ऊंचाई v माइनस u है। तो आधार इंटू ऊंचाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मैंने कर दिया v माइनस u इंटू में t। तो ये बन गया कुछ त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना में चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देखिए इधर तो t है, इधर कितना आएगा? u। तो ये क्या बन गया? u इंटू में t। इस इक्वेशन में आप देखिए v माइनस u दिख रहा है, और आपने पीछे अभी देखा कि v माइनस u किसके इक्वल होता है? 80 के इक्वल होता है। तो v माइनस u की जगह क्या लिख देंगे? 80। तो s बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 80 इंटू में ये t पहले से पड़ा है, प्लस में ut। देखिए s इज इक्वल्स टू ut को पहले लिख लें, ut प्लस का साइन 1/2 a, और इधर क्या बन गया? t स्क्वायर बन गया। तो सेकंड इक्वेशन क्या होता है न्यूटन का? s इज इक्वल्स टू ut प्लस में at स्क्वायर। तो ये बन गया क्या? न्यूटन का सेकंड इक्वेशन। तो न्यूटन के सेकंड इक्वेशन में कुछ आप वैल्यू फाइंड कर देते हो अगर टाइम की, ये जो टाइम इधर t दिखाई पड़ रहा है, अगर टाइम की वैल्यू पुट कर देते हो तो आपके पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिए इसमें टाइम की वैल्यू पुट करें, टाइम की वैल्यू यहाँ से अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा? v माइनस में u बाई ए। यहाँ से अगर टाइम की वैल्यू फाइंड करें तो टाइम किसके इक्वल आएगा? v माइनस में u बाई ए। अगर ये वैल्यू आप पुट कर देते हो इस इक्वेशन में तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो न्यूटन की थर्ड इक्वेशन आएगी। देखिए कैसे? s इज इक्वल्स टू u इंटू में t। देखो t की जगह क्या लिखना है? v माइनस u बाई ए। ये लिख दिया मैंने v माइनस u बाई ए, ठीक है। प्लस में 1/2 इंटू में a, कुछ a पड़ा था, t स्क्वायर करेंगे तो इसकी स्क्वायर हो जाएगी ना। तो v माइनस u की स्क्वायर बाई a स्क्वायर। अब देखो इधर तो a पड़ा है, इधर पावर कुछ 2 है, तो पावर कैंसिल हो गई। यहाँ क्या बच गया? 2a बच गया। इक्वेशन को 2a से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 2as। इधर यहाँ से a से तो a कैंसिल हो गया, लेकिन 2 नहीं है इसके पास, तो 2 मल्टीप्लाई में रह जाएगा। तो ये कितना बन गया? 2u। ये क्या बच रहा है? v माइनस में u। यहाँ से 2a से 2a कैंसिल हो गया, कितना बच गया? v माइनस u की होल स्क्वायर। ये कुछ वैल्यू आ गई यहाँ पे। देखिए इसको मैं इधर लिख रहा हूँ 2as इज इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? 2ub। फिर उसको आगे मल्टीप्लाई किया, क्या बना? माइनस का 2u स्क्वायर। आगे वाले की होल स्क्वायर खोल दो, a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा आपको। तो देखिए फॉर्मूला कुछ क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। तो यहाँ क्या बन गया? b स्क्वायर प्लस में u स्क्वायर माइनस में 2bu। यहाँ पे देख लो कुछ चीजें कट रही हैं क्या? तो आपको दिखाई पड़ा ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या है? b स्क्वायर है, वो इधर माइनस का 2u स्क्वायर है, तो क्या बच गया? माइनस का u स्क्वायर बच गया। तो 2as इज इक्वल्स टू क्या बन गया? v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। यहां से अगर आप v स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हो तो ये क्या? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ही निकालना अपने को। तो देखो यहां से क्या बन गया? कुछ ये वाली वैल्यू बन गई। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर v स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो v स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, u स्क्वायर इधर आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस में 2s। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2s। ये क्या आ गया? न्यूटन का थर्ड इक्वेशन, न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण। तो देखिए वापस से देख लो एक बार कि पहला इक्वेशन निकाला तो अपनों ने क्या निकाल दी? ढाल निकाल दी। इस ट्रायंगल में ये जो रेखा बन रही थी इसकी ढाल निकाल दी, तो आपके पास त्वरण आ गया। इससे पहली इक्वेशन बन गई।
अगर आप इस आकृति का क्षेत्रफल निकाल दोगे तो आपके पास विस्थापन आएगा। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन बन गई। जब आपने दो इक्वेशन बना ली तो पहली इक्वेशन से टाइम की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देना, ऑटोमेटिकली क्या है, न्यूटन की थर्ड इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें क्या अपनों ग्राफिकल मेथड से, ग्राफीय विधि से न्यूटन के 3 समीकरण बना दिए। नेक्स्ट वीडियो में अपने कलन विधि से तीनों समीकरण बनाएंगे। ठीक है बेटा, पढ़ते रहो।